हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2018 में आई हॉरर एंथोलॉजी टेल्स फ्रॉम द हुड 2 का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं रस्टी कंडिफ और डैरेन स्कॉट, जो कि फर्स्ट पार्ट के भी थे। इस फ्रेंचाइज में टोटल 3 मूवीज हैं, जिनमें से फर्स्ट और थर्ड की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर लेना। जो कुछ प्रॉब्लम्स अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती है वही सब इसमें दिखाई जाती है टेल्स के रूप में, और इससे आप समझ जाओ कि इन मूवीज की बहुत बड़ी कल्ट फॉलोइंग है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं मिस्टर डूमास बीच को, जिसका मतलब ऑब्वियसली बनता है डमएस बिच। ये एक एआई कंपनी का मालिक है जिसने एक रोबोट बना दिया जिससे पूरा लॉ सिस्टम चेंज हो जाएगा। उसका नाम है पेट्रियट, यानी कि देशभक्त। वो किसी भी इंसान को देखकर उसके काले कारनामे पता लगा लेगा, साथ ही जरूरत पड़ने पर सजा भी दे देगा, जिससे टाइम तो बचेगा ही, साथ ही इसकी चांदी हो जाएगी, क्योंकि इसका मेन बिजनेस है प्राइवेट जेल्स का। जितने ज्यादा कैदी उतना ज्यादा पैसा। इन सपनों को सच बनाने के लिए उसके असिस्टेंट कैली एक स्टोरी टेलर मिस्टर सिम्स को वहां ले आई, जो उस रोबोट को कुछ स्टोरी सुनाएगा ताकि मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेकर वो सही फैसला करना सीख सके। और फर्स्ट पार्ट में भी स्टोरी टेलर का नाम मिस्टर सिम्स ही था। अब स्टोरी सुनाने में सिम्स माहिर है। बीच ने उसे थीम दिया ब्लैक लाइव्स मैटर, जिसके लिए वो रेडी हो गया। फर्स्ट टेल का नाम है गुड गॉली। ये कहानी है ऑड्री की, जो अपनी दोस्त जोई को लेकर आई है एक म्यूजियम में, जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ निग्रोसिटी। ये काफी टाइम से इसे ढूंढ रही थी, लेकिन जोई को वो पसंद नहीं आया, क्योंकि अंदर रेसिज्म से जुड़ी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था। और फर्स्ट पार्ट वाली स्लेव डॉल भी यहाँ मौजूद है। वो दोनों वहाँ मौजूद सारा सामान चेक कर रही थी, और उन सब चीजों की हिस्ट्री से अनजान जोई भी पूरे मजे ले रही थी। तभी मालिक फ्लड वहाँ आ गया, जो कि जरा भी फ्रेंडली नहीं लग रहा। वो उन्हें हिस्ट्री समझा रहा था कि कैसे सालों तक हमारे साथ अत्याचार हुआ, जो आज भी जारी है, लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी मानसिकता बिल्कुल ठीक है। ऑड्री को गॉली जी नाम की एक डॉल पसंद आ गई, लेकिन वो उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि म्यूजियम में मौजूद चीजें बिकाऊ नहीं होती। वो दोनों जिद पर अड़ गई थी। तब वो उन्हें बताता है कि इस डॉल को लेकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये टॉर्चर्ड है। सालों पहले रेसिस्ट लोग इन डॉल्स पर अपनी भड़ास निकालते थे। इस डॉल को भी 100 साल टॉर्चर किया गया। इसमें भरा हेटरेड तुम्हें जीने नहीं देगा। ये पूरे 100 सालों के रेसिज्म का शिकार है। पर इस सब के बावजूद ऑड्री को डॉल चाहिए थी, इसलिए रात के अंधेरे में वो अपने भाई फिलिप को लेकर वहां पहुंच गई, जो कि जोई का बॉयफ्रेंड भी है, और उसने काफी आसानी से दरवाजा खोल दिया। जिन चीजों का इतिहास दर्द भरा था, उन सब चीजों के साथ वो फन कर रहे थे। अपने इतिहास का मजाक उड़ाने में जोई लगी थी। ऑड्री ने बॉक्स समेत उस डॉल को उठा लिया, लेकिन बाकी दोनों के फन के चक्कर में वो बॉक्स गिरकर टूट गया और डॉल हो गई फ्री। और वो डॉल को ढूंढ रही थी, तभी फिलिप को एक बुक मिल गई, जिसका नाम था गॉलीवॉक गोज टू हेल। और अजीब बात यह थी कि पहले पेज के अलावा उसके सारे पेज खाली थे। पहले पेज पे लिखा था कि अब गॉली जाग गया है और थोड़े फन के बाद वो फिर से सो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो आगे समझ जाओगे। ऑड्री को गॉली मिल गया, लेकिन तभी फिलिप नोटिस करता है कि ऑड्री के हाथ से खून निकल रहा था। ये देखकर वो सीधा एक गॉली को दूर फेंक कर मारता है, क्योंकि ये काम उसे लग रहा था गॉली का। एंड गेस व्हाट, उसका शक सही निकला। पलक झपकते ही वो एक इविल जायंट में बदल गया, और सबसे पहला शिकार उसने बनाया जोई को। ये करके उसे काफी मजा आया, और साथ में स्लेव डॉल को भी। कौड़े मार मार कर वो फिलिप को भी खत्म कर देता है। और अब बारी आई थी ऑड्री की, लेकिन ऑड्री ने प्यारी बातें करके उसे प्यार में फंसा लिया। अब होना क्या था, यहाँ स्टार्ट हुआ रोमांस, जिसे एंजॉय किया स्लेव डॉल ने। इस तरह कुछ महीने बीत गए, और ऑड्री अब भी वहीं पर मौजूद है, क्योंकि वो है प्रेग्नेंट, और आज दिन है डिलीवरी का, जिसमें उसकी हेल्प कर रहा है फ्लॉयड। वो हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन जाएगी सीधा ऊपर। फ्लॉयड ने पूरा रूम कवर कर दिया। तभी एक के बाद एक कई सारी मिनी डॉल्स उसका पेट फाड़ कर बाहर आने लगी, जिससे वो मर रही थी। लेकिन इसके बावजूद अपने बच्चों के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ, और वो जिस तरह उसकी जान चली गई, इसी के साथ ही ये टेल भी एंड हो गई। तो बीच को ये कहानी काफी पसंद आई, लेकिन पेट्रियट को कुछ क्राइम रिलेटेड स्टोरीज चाहिए होंगी, जिसकी उसके पास कोई कमी नहीं थी। सेकंड टेल का नाम है द मीडियम। ये कहानी है क्लिफ की, जिसे 3 थग्स बूज, गोर और उनका लीडर ब्रायन मिलकर टॉर्चर कर रहे थे, ताकि वो अपने छुपाए पैसों का पता उन्हें बता दे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा। ये पहले एक पिंप था, लेकिन टाइम रहते सही रास्ता ज्वाइन करके ये काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, और अब अपने पैसों का यूज करके ये बनवाना चाहता है स्कूल, ताकि आने वाली जनरेशन को ऐसे गलत काम करने ना पड़े। लेकिन ये बात उन तीनों को हजम नहीं हो रही। इन्हें वो $5 मिलियन चाहिए, जो क्लिफ के पास है। वो उसे बिना रुके टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए वो बताने को तैयार हो गया, लेकिन ये बस उसका मजाक था, जिसे पक कर बूस ने एक ही वार में उसकी जान ले ली। उसके इस हरकत से ब्रायन काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि इनका अच्छा खासा चांस चला गया। अब इन्हें कभी पता नहीं चल पाएगा कि पैसे कहाँ पर है, इसलिए बॉडी को ठिकाने लगाने के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं जॉन को, जो अपने एम्प्लॉयज से नोट्स बनवा रहा था, ताकि स्टेज पर जाकर ये सबको पागल बना सके, और इस काम में काफी एक्सपर्ट है। ये दिखाता है कि ये साइकिक है, जबकि ये है नहीं।
प्रोग्राम के ऑनर होते ही स्टेज पर जाकर थोड़ी एक्टिंग करके उसने एक लेडी की बात करवा दी उसके डैड हस्बैंड से, जिससे वो काफी इमोशनल हो गई। और साथ में गोर भी, जो घर बैठा ये प्रोग्राम देख रहा था, और उसने ब्रैन को भी इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि अब इनके पास एक चांस है। जॉन के जरिए ये क्लिफ की आत्मा से बात करेंगे और उससे दोबारा पूछेंगे पैसों के बारे में, लेकिन जॉन बात करा पाएगा तब ना। आधी रात को जॉन की डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर वहां थी क्लिफ की गर्लफ्रेंड सैंड्रा, लेकिन पीछे ही थे वो तीनों। अपना प्लान वो बताते हैं जॉन को, और अगर उसने क्लिफ से बात नहीं कराई तो इस सैंड्रा का काम तमाम कर देंगे और साथ में जॉन को मारकर उसका पूरा घर भी लूट लेंगे। ये प्लान सुनकर उसके होश उड़ गए। अब मुद्दे की बात तो यह है कि जब जीते जी क्लिफ ने कुछ भी नहीं बताया तो मरने के बाद वो क्यों बताएगा, लेकिन सिंपल चीजें इनके दिमाग में नहीं घुसती। जैसे कि जॉन ने सीधा ही कबूल लिया कि सब कुछ झूठ है, मैं आत्माओं से बातें नहीं कर सकता, और ये सुनकर वो हंसने लगे क्योंकि वो इसका शो देखते हैं। हाउ स्मार्ट। उनसे थोड़ा टाइम लेकर वो बाथरूम में जाकर खुद को कोसने लगा क्योंकि जो आज तक मरे हुए लोगों से बात करता था, आज मौत खुद उससे बात करने आ गई। उसने सोच लिया कि वो क्लिफ से बात कराने की एक्टिंग करेगा और कुछ ना कुछ बोलकर उन्हें भगा देगा। खुद को हिम्मत देते हुए बाहर आकर उसने तंत्र मंत्र फूंक डाला और किस्मत से वो काम भी कर गया। उसे बार बार दौरे पड़ रहे थे जिसमें हर वो इंसान उसे पोजेस कर रहा था जिन्हें कभी ना कभी इन तीनों ने मारा था। अपने विक्टिम से दोबारा बात करके वो तीनों भी हैरान थे। आखिर में क्लिफ भी आ गया और अब वो इन्हें अच्छी तरह बताएगा। उसके आते ही बूज ने सैंड्रा पर गन तान दी, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। अब क्लिफ के पास कुछ पावर्स हैं जिनका यूज करके उसने गनी जाम कर दी। उसने एक झटके में बिना हाथ लगाए बूज की गर्दन मोड़कर उसका खेल खत्म कर डाला। अगला नंबर आता है गोर का, जिसे क्लिफ ने कांच खिलाकर मार दिया। तब डर के मारे ब्रैन उसे क्रॉस दिखाकर भगा रहा था, लेकिन क्लिफ को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो कोई वैम्पायर नहीं है। ये देख ब्रैन उसे समझा रहा था कि तुम्हारे पास बॉडी है, फेम है, पैसा है, फिर तुम्हें क्या चाहिए। जवाब था उसकी जान। ब्रैन को पूरी लाइफ पावर चाहिए थी, इसलिए क्लिफ ने उसे कुछ ज्यादा ही पावर दे दी जिससे उसका फ्यूज जुड़ गया। मरने के बाद भी इसे दूसरी बॉडी मिल गई है जिसका ये पूरा फायदा उठाएगा। अगले दिन जॉन यानी कि क्लिफ अपनी नई असिस्टेंट सैंड्रा के साथ शो पर पहुंचा और आज से इसे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, असली फेम तो इसे अब मिलेगा। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो बीच के मुताबिक ये पेट्रियट के लिए एक परफेक्ट स्टोरी थी जिसके जरिए वो काफी कुछ सीख पाएगा, लेकिन अगली स्टोरी से पहले बीच लॉरेन को छेड़ने चला गया, जिससे हमें पता चलता है कि ये किसी भी लेडी को नहीं छोड़ता। इसकी गवाही कैली ने भी दे दी। थर्ड टेल का नाम है डेट नाइट। ये कहानी है टाई और कहाद की, जिन्हें टिंडर पर कैरमन और लिज नाम की दो लड़कियां मिल गई, इसलिए फिलहाल ये जा रहे हैं डेट पर। वो दोनों भी बेसब्री से इनका इंतजार कर रही हैं क्योंकि टाई ने कहद को एक कास्टिंग डायरेक्टर बता दिया, जिससे इनका काम काफी इजी हो गया। वो उनके घर पहुंच गए जो कि कुछ ज्यादा ही आलीशान था। लगता नहीं कि उन्हें काम की जरूरत है। खैर थोड़ी बहुत गेम खेलकर टाई सबको ड्रिंक देता है, जिसे पीते ही दोनों बेहोश हो गई। वो उन्हें उठाकर ऊपर ले आए जहां ये उनकी ब्लू फिल्म शूट करेंगे क्योंकि यही इनका असली काम है। लेकिन इसमें एक छोटी सी या फिर कहीं की बड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि एक सीक्रेट तो लड़कियों के पास भी है। उनके कपड़ों के अलावा कैमरा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो कैमरा का ISO चेक कर रहे थे, जबकि जल्दी ये खुद ही ICU में पहुंच जाएंगे क्योंकि वो दोनों हैं वैम्पायर्स। फिर भी वो उन्हें अपनी पावर दिखा रहे थे, लेकिन एक झटके में उन्हें अपनी जगह पता चल गई। उन दोनों ने उनका खून चूसना स्टार्ट किया और तभी वो बेहोश हो गए। आँख खुलने पर कई सारे भूखे वैम्पायर्स उनके सामने मौजूद थे, साथ ही टीवी पर वो दोनों भी। ये सब भी इन दोनों की तरह ऑनलाइन शिकारी हैं जिनका काम था लड़कियों को फंसाकर उनका यूज करना, और अब ये खुद ही फंस गए। ये सारे वैम्पायर्स इनके पुराने विक्टिम हैं जो गलती से वैम्पायर्स बन गए। अब इन्हें बचा कुचा खाने को मिलता है जो कि आज इन्हें मिल जाएगा। ये कहकर उन्होंने सबको खोल दिया और सभी उन दोनों को बुरी तरह नोचने लगे और दोनों वैम्पायर्स की भयानक हंसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो ये स्टोरी सिम्स ने पेट्रियट को सुनाई ताकि वो रेपिस्ट माइंडसेट का अंदाजा लगा सके, लेकिन बीच को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि उसके मुताबिक इसमें कुछ गलत नहीं, हार्मोन्स की वजह से ये हो जाता है। वो कहता है कि बॉयज विल बी बॉयज। इससे वो अपने खुद के एक्शन भी जस्टिफाई कर रहा है। सिम्स ग्रांट और कैली से भी ओपिनियन मांगता है और वो भी कहीं ना कहीं बीच से एग्री हो गए, और ध्यान रहे कि उनकी ओपिनियन पेट्रियट भी सुन रहा है। फोर्थ टेल का नाम है द सैक्रिफाइस। तो बात है 1955 की, जब एक 14 साल के बच्चे एमेट टिल को उसके घर से उठाकर बेरहमी से मार पीट कर जान से मार दिया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक वाइट गर्ल से बात की। ये बात है मिसिसिपी की और ये बात एकदम सच है। अब हम आए हैं प्रेजेंट में। ये सपना आ रहा था एमिली को, जिसकी आंख अचानक खुल गई, और ये पहली बार नहीं है, काफी टाइम से एमिट इसके सपनों में आ रहा है। लेकिन मेन बात यह है कि ये प्रेग्नेंट है और इसका हस्बैंड है हेनरी। ये एक इंटररेशियल कपल है। पिछले साल भी एमिली का मिसकैरेज हो गया था, इसलिए इसे लगता है कि एमिट इसके बच्चे को ले जाएगा, और उसका कहना है कि ये इस बच्चे को डिजर्व नहीं करते। हेनरी इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। रेसिज्म सालों पहले खत्म हो गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो बुरी तरह रो रो कर एमिट से उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, और सेम ऐसे ही एमिट की मॉम गिड़गिड़ाई थी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी।
अगली सुबह हेनरी की मॉम उससे मिलने आ गई क्योंकि वो एक काउंसिलमैन है और वो यहाँ के मेयर विलियम कॉटन को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी प्लानिंग है कि टेरिटरी की हेराफेरी करके वो किसी भी तरह ब्लैक लोगों से वोटिंग का हक छीन लेगा ताकि इजिली गवर्नर बन सके। हेनरी दिन रात अपने बीवी बच्चे को छोड़कर उसके लिए फंड जमा कर रहा है क्योंकि उसके गवर्नर बनते ही ये बन जाएगा मेयर। लेकिन मॉम को ये बात ठीक नहीं लग रही, ये धोखा है पूरी कम्युनिटी के साथ। वो उसे एमिली का ध्यान रखने को कह रही थी क्योंकि पिछली बार जो हुआ था दोबारा वो इसे नहीं झेल पाएगी। वो उसे देखने जाते हैं तो वो गार्डन में खड़ी होकर एमेट के बारे में सोच रही थी, इसलिए हेनरी ने डॉक्टर को बुला लिया जिसने उसे आराम करने की सलाह दे दी। लेकिन अब भी हेनरी को कॉटन की फंडरेजर पार्टी की पड़ी थी। पार्टी शुरू होने पर कॉटन काफी अच्छी स्पीच दे रहा था जिससे साफ पता चल गया कि अगर ये गलती से गवर्नर बन गया तो ब्लैक्स का जीना हराम हो जाएगा। वो पूरा रेसिस्ट है, उनका नारा है मिसिसिपी को वापस पहले जैसा करना, और पहले ये कैसा था वो आपने देख लिया। वो काफी रेसिस्ट जोक्स मार रहा था जिन्हें सुनकर हेनरी भी बेवकूफ की तरह हंस रहा था। कॉटन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर पुराना टाइम होता तो हेनरी हमारा सर्वेंट होता, फिर भी ये बेशरम हंस रहा है। अरे इतना भी क्या लालच। इधर एमिली अभी सपने में बिजी थी जहाँ पुलिस वाले गुंडों ने एमेट को आखिरी चांस दे दिया, या तो वो एक अच्छे गुलाम की तरह आंखें नीचे करके जिए या फिर अभी मर जाए। अब अगर इसके लिए वो मान गया तो एमिली का बच्चा नहीं बचेगा, इसलिए वो काफी हाइपर हो गई। उसने पूरी तरह पार्टी में हंगामा मचा दिया। एक चाकू लेकर वो गार्डन में पहुंच गई जहां एमेट मौजूद था, लेकिन उसके अलावा वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। एमिली हेनरी को बताती है कि हमारे बच्चे का साइज दिन बर दिन छोटा होता जा रहा है, इस तरह तो ये बचेगा नहीं। वो एमेट पर हमला करती है लेकिन चाकू उसके आर पार हो गया। तभी हेनरी की मॉम एक आदमी को वहां ले आई जिसे एमेट देख रहा था क्योंकि ये है मिस्टर विंटर्स, वही लड़का जो उस रात एमेट के साथ मौजूद था जब उसे मारा गया। अगली सुबह वो हेनरी को बताता है कि उससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें उससे बात करनी होगी, साथ ही अपना वोट भी चेंज करना होगा। उसे नॉनसेंस लग रहा था लेकिन फिलहाल कोई मजाक नहीं चल रहा। वो उससे बात करने बाहर जा रहा था तभी डॉक्टर वहां आ गया और वो हेनरी से बेवजह रूड हो रहा था। एमिली का चेकअप करने पर वो हैरान हो गया क्योंकि एमिली की बात सच थी, इनका बच्चा छोटा हो रहा है। हेनरी उससे सोल्यूशन पूछ रहा था लेकिन डॉक्टर जाने लगा क्योंकि वो इंटररेशियल मैरिज को सपोर्ट नहीं करता, और तभी अचानक एमिली ने भी उस पर किडनैपिंग का इल्जाम लगा दिया, साथ में रेप का भी। यह हेनरी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। वो डॉक्टर को घर से बाहर निकाल रहा था तभी एमिली ने उस पर हमला बोल दिया और यहाँ वो पूरी तरह रेसिस्ट हो गई। डॉक्टर उसे अपने साथ ले गया और यहाँ फाइनली हेनरी एमेट से बात करने को रेडी हो गया। अगर आप नहीं समझे कि क्या हो रहा है तो मैं समझा देता हूँ। तो उस रात एमेट के पास चॉइस थी, वो अपनी जान बचाकर एक स्लेव की जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो दबा नहीं जिस वजह से वो मारा गया, लेकिन उसका बलिदान वेस्ट नहीं गया। उसकी मौत ने एक चिंगारी का काम किया जिससे रेसिज्म के खिलाफ पूरी आग लग गई। उसी आग की बदौलत हेनरी एमिली से शादी कर पाया क्योंकि आज के टाइम में ये नॉर्मल है, जबकि सिर्फ एक व्हाइट लड़की से बात करने के लिए एमेट को मारा गया था। फिर भी हेनरी एक ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहा है जो फिर से वही टाइम लाना चाहता है। थोड़े लालच के चक्कर में ये पूरी कम्युनिटी को नर्क में धकेल रहा है, तब ना जाने और कितनों की जानें जाएंगी। इसी वजह से एमेट दिख रहा है एमिली को, क्योंकि जब हेनरी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तो उसे भी क्यों पड़े। जब ये अपने ऐशो आराम के लिए ये सब कर रहा है तो फिर एमेट मरा किसके लिए? वो भी तो आराम से जी सकता था। अब वो यही बात एमिली को बता रहा है कि मैं भी चैन से जी सकता हूँ गुलामी करके। उसके पास चॉइस है जिससे उसकी जान बच जाएगी, लेकिन अगर पास चेंज होगा तो इसका सीधा असर पड़ेगा प्रेजेंट पर, जो कि पड़ भी रहा है। अगर एमेट झुक गया तो आने वाली जनरेशन भी झुकी रह जाएंगी और कोई इक्वालिटी नहीं होगी। तब क्या हेनरी एमिली से शादी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। और अगर शादी नहीं तो बच्चा भी नहीं, इसलिए वो बच्चा श्रिंक हो रहा है और उससे भी ज्यादा बड़ा चेंज आ रहा है नजरिए में। इनका फैमिली डॉक्टर भी रेसिस्ट हो चुका और हेनरी से प्यार करने वाली एमिली अब उसे रेपिस्ट बता रही है, उसे नीच समझ रही है, क्योंकि पास बदलते ही उसकी परवरिश में भी चेंज आ गया। सिंपल सा मतलब यह है कि अगर दिए गए बलिदान ये नहीं समझ रहा, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर खुद वो सब जी जो बलिदान देने वालों ने जिया। इजी रास्ता वो भी चुन सकते थे। आई ओपनिंग ये टेल है हर किसी के लिए, क्योंकि कोई भी हेनरी से अलग नहीं है। सभी को अपना कंफर्ट चाहिए, लेकिन उस कंफर्ट की कीमत जिन्होंने चुकाई उनका कोई नाम नहीं। फिर थोड़ा फोकस करने पर एमेट उसे दिखाई देने लगा। वो उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखा रहा था जिसमें उसकी सालों पुरानी फोटो छपी थी, जिसमें उसका फेस पूरी तरह बर्बाद हो गया था। इसी फेस की वजह से रेवोल्यूशन आया। आज का दिन जो है वो हेनरी के लिए गिफ्ट है, लेकिन उसकी कीमत चुकाई थी एमेट ने, और आज जब ये इन लोगों का हाल देख रहा है तो इसे पछताना पड़ रहा है कि मैं किन के लिए मर गया। और सिर्फ एमेट ही नहीं, एक के बाद एक कई सारे लोग उसे दिखाई देने लगे जिन्होंने कीमत चुकाई। कैरल डेनिस मैकनेयर और उसकी दोस्त जो चर्च बॉम्बिंग में मारी गई थी, जेम्स चेनी, एंड्रू गुडमैन, माइकल श्रूनर, मेडगर एवर्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी, और आखिर में आती है एमेट की मॉम मेमी टेल, जिन्होंने एक पब्लिक फ्यूनरल करके अपने बेटे के कैस्केट को खुला रखा था ताकि पूरी दुनिया देख पाए कि उनके बेटे का क्या हाल किया गया। तब स्पार्क हुई सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसकी बदौलत हेनरी की लाइफ खुशहाल बन पाई, लेकिन अब हेनरी की वजह से सब कुछ वहीं पर आ जाएगा। न जाने कितने लोगों ने हंसते हंसते अपनी गर्दन कटवाई होंगी ताकि आने वाली पीढ़ी सर उठाकर जी सके, लेकिन हेनरी के जैसे स्वार्थी लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। किस्मत से एमेट अब भी उसी मोमेंट में मौजूद है। वो सब हेनरी को बलिदानों की रिस्पेक्ट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो नहीं माना। तभी उसे सैंपल मिल गया।
एमिली उस पर रेप का इल्जाम लगाकर कॉटन को वहां ले आई, जिसने सीधा ही उन तीनों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और ये तो बस शुरुआत है, अब इसकी मॉम को मारा है, आगे लाइफ कैसी होगी ये सोच भी नहीं सकता। हेनरी के हेल्प मांगने पर एमेट ने सब कुछ रोक दिया और ये सब फिर से हमेशा के लिए रुक जाएगा अगर हेनरी बलिदानों की वैल्यू समझे, जो कि अब वो समझ गया। इन सब के बगैर वो यहाँ नहीं होता, यही सच है। अब वो कॉटन को वोट नहीं देगा, लेकिन उसके लिए काफी देर हो चुकी। अब अगर सब कुछ नॉर्मल करना है तो इसे भी बलिदान देना होगा, जिसके लिए पहले तो वो राजी नहीं था, लेकिन अब ये देगा अपने बच्चे के लिए। उन लोगों ने मार मार कर उसकी हालत बुरी कर दी, लेकिन इसके बावजूद उसने घुटने नहीं टेके, इसलिए एमेट ने भी हार नहीं मानी और दोनों ने ही बलिदान दे दिया आने वाली पीढ़ी के लिए। पास नहीं बदला, इसलिए प्रेजेंट भी नहीं बदला, बदला तो सिर्फ ये कि हेनरी नहीं बचा। वो दोनों एक साथ खुशी खुशी चल दिए और अब हेनरी की मॉम को उस पर गर्व है। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। ये कहानी भी पेट्रियट की मेमोरी में सेव हो गई, हालांकि बीच को ये पसंद नहीं आई। खैर अब टाइम है प्रेजेंटेशन का। लोगों के सामने आते ही रोबोट ने बड़ी एक्यूरेसी से छोटे क्राइम को भी डिटेक्ट कर लिया, जिसे देख सभी हैरान थे। बीच उसका कुछ ज्यादा ही गुणगान कर रहा था कि कैसे जो भी इंसान अमेरिका के लिए थ्रेट होगा ये अपने आप ही उसे एलिमिनेट कर सकता है, और ये बात पेट्रियट को चमक गई। उसने सीधा ही कैली के साथ ही ग्रैंट को भी एलिमिनेट कर दिया और अब बारी थी मिस्टर बीच की, क्योंकि ये लोग अमेरिका के लिए थ्रेट हैं। पेट्रियट तब से उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा था, अब ये उसे नहीं छोड़ेगा। बीच उससे बचकर भाग रहा था, पर फिर भी उसे काफी डैमेज हो गया, लेकिन सही टाइम पर सिम्स ने उसे बचा लिया। बीच को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल चलने को कह रहा था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका। उसकी लाश कार में मौजूद थी और मिस्टर सिम्स सेटन है जो उसे हेल में ले आए, या उसकी अच्छी खातिरदारी की जाएगी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। अब आप समझे होंगे कि इसकी कल्ट फॉलोइंग क्यों है, क्योंकि जिनके लिए बनी है उनके लिए इसमें काफी कड़वी सच्चाई है। ये हर एक इशू को एड्रेस कर देती है, जैसे कि रिडेम्पशन, रेसिज्म, जेलसी, फॉरगिवनेस, बेट्रायल, ग्रेटिट्यूड और भी बहुत कुछ। इस फ्रेंचाइज में अगर सबसे बेस्ट पार्ट बताना हो तो वो सबसे पहली फिल्म है, क्योंकि उसकी बात ही अलग है। इसमें डायरेक्टर का कैमियो भी आता है एंड में एज रिपोर्टर, और उन्हें अपने फर्स्ट पार्ट की मास्टर वाली टेल में भी देखा था। स्टार्टिंग में मिस्टर सिम्स के कपड़े ब्लैक थे, लेकिन एंड आते आते वो रेड हो गए, जो कि हिंट था उनके सेटन होने का। तो आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। ये काफी टाइम बाद आई है, ऑलमोस्ट 2 साल बाद, वो भी काफी हैवी डिमांड पर, और उसमें बेस्ट टेल तो लास्ट वाली थी, इसलिए उसके साथ आपको एक और टेल बतानी होगी जो आपको बेस्ट लगी। और ऐसी एक और एंथोलॉजी जो रह गई थी, ऑल हेलोस ईव 2, वो भी जल्दी आएगी, क्योंकि वो भी 2 साल से पेंडिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको ना भूले और आप उसे ना भूलो। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।